हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के हल कैसे निकाले जाते हैं, या किसी भी अवकल समीकरण के हल हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हल का मतलब है क्या, कि किसी भी अवकल समीकरण को हल करने से मतलब आपको करना क्या है, एम क्या है, कहाँ तक हमें पहुँचना है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कोटि और घात निकालना सीखा था कि हम किसी भी अवकल समीकरण के उच्चतम अवकलज को देखते हैं जिससे उसकी कोटि और घात पता चलती है। आज हम सीखेंगे कि अवकल समीकरण का, किसी भी अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अवकल समीकरण का हल का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो अवकल समीकरण का हल को हम समाकलन भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? समाकलन। अवकल समीकरण के हल का मतलब होता है समाकलन। अब देखिए, नाम से यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी अवकल समीकरण को हल करने का मतलब हमें क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। और क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जैसे ही आप अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए समाकलन करेंगे तो अवकलन गुणांक जो है वो किससे कैंसिल हो जाएगा? समाकलन से। किससे कैंसिल हो जाएगा? समाकलन से। जैसे ही हम समीकरण का समाकलन करेंगे तो अवकल गुणांक हट जाएगा। अब अवकल गुणांक क्या होता है ये मैंने आपको पहले समझाया है कि अवकल गुणांक होता किसका है, ये भी मैंने आपको बताया। जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन ऑपरेटर दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, डिफरेंशिएशन का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब इस अवकल समीकरण का अगर हमें हल निकालना है तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अवकल समीकरण का हल का मतलब होता है समाकलन करना। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। अब समाकलन करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आश्रित चर कौन सा और स्वतंत्र चर कौन सा है, तभी आप देख पाएंगे कि आपको समाकलन किसके सापेक्ष करना है। तो आप देखिए, जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वो चर आपका कौन सा कहलाएगा? स्वतंत्र। और जिसका अवकलन हो रहा है वो चर कौन सा कहलाएगा? आश्रित। तो यानी y का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो x यहाँ पर हो गया स्वतंत्र और y यहाँ पर हो गया आश्रित। अब हमें अवकल गुणांक की अगर बात करनी है तो अवकल गुणांक हमेशा आश्रित चर का होता है। तो यहाँ पर y का अवकल गुणांक क्या है? तो यहाँ पर y का अवकल गुणांक हमारे पास है d/dx। तो जैसे ही हम समाकलन करेंगे तो ये अवकल गुणांक d/dx हट जाएगा, क्योंकि अवकल गुणांक किससे कैंसिल हो जाएगा? समाकलन से। क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो अगर आप डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, और जब ये अवकल गुणांक यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? आश्रित चर। यानी कि अवकल समीकरण को हल करने का क्या मतलब है? अवकल समीकरण को हल करने का सीधा सा मतलब क्या है कि समीकरण में से अवकल गुणांकों को हटाना है, जितने भी अवकल गुणांक है सबको हटाना है, और आश्रित चर का मान हमें स्वतंत्र चर के रूप में ज्ञात करना है। आश्रित चर का मान स्वतंत्र चर के रूप में ज्ञात करना। तो सीधा सा ये मतलब होता है किसी भी अवकल समीकरण को हल करने का, फिर चाहे वो प्रथम कोटि की हो, प्रथम घात की हो, या द्वितीय कोटि, द्वितीय घात, या अनंत टर्म की, किसी भी ऑर्डर की डिग्री की आपके पास अवकल समीकरण आ सकती है। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब जो पूरी बुक के अंदर हम करेंगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसके अंदर जो आश्रित चर है, हमें सीधे सीधे उस आश्रित चर का मान निकालना है। हमारे माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए इक्वेशन को देखते ही कि आश्रित चर कौन सा और स्वतंत्र चर कौन सा है। क्योंकि जब तक हम स्वतंत्र और आश्रित चर के डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसके सॉल्यूशन को नहीं निकाल पाएंगे।
यहाँ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको आश्रित चर पता होना चाहिए और दिमाग में एक चीज़ और क्लियर रहनी चाहिए कि सॉल्यूशन निकालने का सीधा सा मतलब है कि हमें आश्रित चर का क्या निकालना है, मान, वैल्यू निकालनी है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की। और किसके फॉर्म में निकालनी है, स्वतंत्र चर के रूप में, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। आश्रित चर का मान स्वतंत्र चर के रूप में ज्ञात करना ही कहलाता है अवकल समीकरण का हल। अब ये हल हम निकालते किस तरीके से हैं, तो हल निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, समाकलन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा एम क्या है, अवकल गुणांकों को हटाना। और अवकल गुणांक केवल और केवल किस से हटेंगे, समाकलन से। तो समाकलन से हटेंगे तो हमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अब समाकलन तो हम कर देंगे, लेकिन किसके सापेक्ष करें और कितनी बार करें, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, किसके सापेक्ष करेंगे, जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है उसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन। क्यों, क्योंकि अवकलन समाकलन तभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे जब दोनों में स्वतंत्र चर इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। जिस स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है उसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष अगर हम क्या कर दें, समाकलन, तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे को काट देंगे और आपके पास सिर्फ आश्रित चर रह जाएगा और राइट हैंड साइड में जो भी चर है उसका इंटीग्रेशन होकर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से अवकल समीकरण को हल किया जाता है। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, उसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष जिसके सापेक्ष अवकलन हुआ है। कितनी बार करना पड़ेगा, तो देखिए कितनी बार का मतलब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कितनी टाइम्स करें, तो उसके लिए हमें इक्वेशन की क्या पता होनी चाहिए, कोटि। जितनी कोटि की समीकरण है उतनी ही बार हमें समाकलन करना होगा। अगर आपकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन एक कोटि की है तो इंटीग्रेशन एक ही बार होगा, क्योंकि एक ऑर्डर एक को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही द्वितीय कोटि की है तो एक बार जब आप समाकलन करेंगे तो एक ही कोटि कम होगी, फिर दोबारा से उसको हटाने के लिए दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 2 कोटि की है तो 2 बार, 3 कोटि की है तो 3 बार, तो कुल मिला के जितनी कोटि की आपकी अवकल समीकरण है उतनी ही बार हमें उस अवकल समीकरण का समाकलन करके उसका हल ज्ञात करना होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ एक बहुत ही छोटी सी इक्वेशन ली है, dy/dx = sin x। तो सबसे पहले आश्रित और स्वतंत्र चर की हमने बात कर ली कि आश्रित तो y है और स्वतंत्र चर यहाँ पर x है। तो अब स्वतंत्र चर x है, साथ में इसकी कोटि की अगर हम बात करें तो कितनी कोटि की है, 1 कोटि की, क्योंकि दिख रहा है कि y का अवकलन कितनी बार हो रहा है, 1 बार। तो हम एक ही बार इसका क्या करेंगे, समाकलन। एक ही बार जब हम इसका समाकलन करेंगे तो x के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करने पर ठीक, x के सापेक्ष समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखिए d/dx y का हो रहा है = sin x dx। ठीक, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल और आपके पास सिर्फ आश्रित चर क्या बचेगा, y। और sin x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं सभी, -cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है तो आपको यहाँ कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है। तो ये आपके पास आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखिए, हमने इसे इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर कोई भी अवकल गुणांक नहीं है, कहीं भी अवकलन का चिन्ह नहीं है। जब अवकलन का कोई साइन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ये क्या निकल चुका, सॉल्यूशन। तो अवकल समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि उस समीकरण का समाकलन करना है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अवकल समीकरण को हल करने का मतलब होता है आश्रित चर का मान स्वतंत्र चर के रूप में ज्ञात करना, जैसा कि हमने यहाँ किया है कि देखिए आश्रित चर y का मान निकल गया स्वतंत्र चर के रूप में। तो ये होता है अवकल समीकरण के हल से मीनिंग। कहीं भी कभी भी आप किसी भी यूनिट के अंदर या किसी भी चैप्टर के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सीधा सीधा अर्थ होता है कि उसके अंदर आश्रित चर का मान हमें स्वतंत्र चर के रूप में ज्ञात करना है
और ऐसा केवल और केवल हम समाकलन के द्वारा कर सकते हैं। अब ये तो हो गई आश्रित अवकल समीकरण के हल का मीनिंग। अब हम बात करें कि अवकल समीकरण के हल जो हमने निकाले हैं इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। अवकल समीकरण के हल जो हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन जो निकाल रहे हैं, उन सॉल्यूशंस को भी हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से प्रकार के सॉल्यूशंस हमें प्राप्त होते हैं देखिए ज़रा। अवकल समीकरण के हलों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, अब देखिए जो हम हल निकाल रहे हैं उन हलों को हमने कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उनका क्लासिफिकेशन किया है और किस तरीके से किया है। 3 तरीके के हल हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। पहला हल होता है व्यापक हल। जब भी आप किसी भी अवकल समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका व्यापक हल प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें उसका व्यापक हल, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। किसी भी अवकल समीकरण को जब आप हल करेंगे तो जो हल आपको सबसे पहले प्राप्त होगा उस हल को हम व्यापक हल कहते हैं। लेकिन पहचान करने का तरीका ये नहीं कि सबसे पहले जो प्राप्त हुआ है, पहचान करने का तरीका अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसके 3 टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है जनरल सॉल्यूशन, सेकंड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। विशिष्ट हल। और तीसरा जो प्रकार है वो है विचित्र हल। नाम से ही समझ में आ रहा है, विचित्र, जो कुछ अलग सा ही हो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये 3 तरीके के हल जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अब कौन सा हल कब प्राप्त होता है, या जो हल हमें प्राप्त हुआ है उसको हम इन तीनों में से कौन सा कह सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हल जो है उसको आप किस तरीके से पहचान पाते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले व्यापक हल किसे कहते हैं, या जो भी हल हमें प्राप्त हुआ है हम उसको व्यापक, जनरल कब कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन को हम जनरल तब कहते हैं जब हल के अंदर, जो हल आपको प्राप्त हुआ, इक्वेशन में नहीं, इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर वो लाई करेगा। तो फर्स्ट है आपका जनरल सॉल्यूशन। कब कहलाएगा जनरल कोई भी सॉल्यूशन? जब उस सॉल्यूशन के अंदर, जब उस हल के अंदर स्वेच्छेय अचरों की संख्या समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए। कब कहलाएगा जनरल? देखिए, बहुत छोटी सी पहचान आपको दिमाग में रखनी है कि हम उस सॉल्यूशन को जनरल केवल और केवल तब कहेंगे जब उस सॉल्यूशन में स्वेच्छेय अचरों की संख्या समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए। अब स्वेच्छेय अचर का मतलब, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्वेच्छेय अचर का मतलब होता है वे अचर, वे कांस्टेंट्स जिन्हें हम अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से लगाते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है तो हर इंटीग्रेशन में हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने कांस्टेंट, जितनी बार आप इंटीग्रेशन करेंगे उतने ही कांस्टेंट्स आप यूज़ करेंगे। तो जितने इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स आप अपनी इच्छा से लगा रहे हैं हर एक बार इंटीग्रेशन के साथ, तो हर एक इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट लगाया, किसी ने लगा दिया A, किसी ने लगा दिया C, किसी ने लगा दिया D, तो ये सब आर्बिट्रेरी हैं, ऑल आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो हम इन स्वेच्छेय अचरों की बात कर रहे हैं।
क्वेश्चन में दिए गए कांस्टेंट के, एम, पी, क्यू, आर, उनसे हमें हल के अंदर कोई लेना देना नहीं है। हम हल के अंदर केवल कौन से कांस्टेंट देखेंगे, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। तो हल के अंदर स्वेच्छेय अचर अगर समीकरण की कोटि के बराबर होते हैं तो हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने जो सॉल्यूशन निकाला था y बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो हमने यहाँ जो c कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया था वो आर्बिट्रेरी था। हम c की जगह d लिख सकते थे, a लिख सकते थे, b लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, स्वेच्छेय अचरों की संख्या कितनी है, तो हमें यहाँ पे स्वेच्छेय अचर कितने दिखाई दे रहे हैं, केवल एक। और जिस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन था वो इक्वेशन आपकी थी dy/dx इज इक्वल्स टू sin x, जिसका ऑर्डर हमने देखा था कितना था, 1। तो क्योंकि यहाँ पर कोटि भी एक है और स्वेच्छेय अचर की संख्या एक है हल के अंदर, तो ये हल कैसा हल कहलाएगा, तो ये हल आपका कहलाएगा व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। अब हम सेकंड सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही समझना है, कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होगी। विशिष्ट का मतलब क्या है, विशिष्ट का मतलब जो एक विशेष हो। जनरल का मतलब क्या है, कॉमन, सबके लिए कॉमन। लेकिन विशिष्ट का मतलब यहाँ पर किससे है, एक विशेष से। तो किसी भी हल को विशिष्ट हल हम कब कहेंगे, किसी भी हल को विशिष्ट हल हम तब कहेंगे जब व्यापक हल के अंदर जितने भी स्वेच्छेय अचर हैं उन सब की आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाए। फिक्स्ड वैल्यू अगर आपके पास मिल जाती है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का मतलब जो आपको क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं, उन इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास स्वेच्छेय अचरों के मान आ जाते हैं तो उन स्वेच्छेय अचरों के मान रख देने पर वो हल व्यापक से क्या बन जाता है, विशिष्ट। तो आप डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन का डायरेक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन। देन जनरल सॉल्यूशन इज कन्वर्ट इनटू पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कब, जब हम स्वेच्छेय अचरों की वैल्यू दे देंगे तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट हल व्यापक से विशिष्ट बनता है, डायरेक्ट विशिष्ट हम नहीं निकाल सकते। तो पहले कौन सा निकलेगा, व्यापक हल। तो व्यापक हल में स्वेच्छेय अचरों के मान देने पर प्राप्त हल। व्यापक हल में अगर हम स्वेच्छेय अचरों के मान निकाल पाते हैं किसी भी इनिशियल कंडीशन से, दी गई कोई भी प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक समस्याओं से अगर हम स्वेच्छेय अचरों के मान निकाल पा रहे हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो सॉल्यूशन कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे अभी जो एग्जांपल था उसके अंदर अगर हम इनिशियल वैल्यू दी हुई होती क्वेश्चन की, सपोज x बराबर 0 पर, y बराबर 0 या x बराबर 0 पर dy/dx बराबर 1, किसी भी तरीके की कोई इनिशियल कंडीशन अगर आपको देता तो हम उसको अप्लाई करके कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल पाते। और कांस्टेंट c की वैल्यू अगर आपको मिल जाती तो वो सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता जनरल से पर्टिकुलर में। थर्ड आपका है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, नाम से यहाँ भी क्लियर है, विचित्र, बिल्कुल अलग सा हो, या ऐसा हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो क्या होगा, व्यापक हल में जब हम स्वेच्छेय अचरों के मान नहीं निकाल पाते, स्वेच्छेय अचरों के मान निकालने के बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं विचित्र हल। तो कुल मिला के सबसे पहले आपको किसी भी अवकल समीकरण का जो हल मिलेगा वो केवल और केवल जनरल ही मिलेगा। तो व्यापक हल में स्वेच्छेय अचरों के मान देने पर भी
कोई हल प्राप्त नहीं हो तो हम उस हल को कहते हैं विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन का वो हमेशा और हमेशा ही जनरल मिलेगा। जनरल से आप उसको पर्टिकुलर या जनरल से आप उसको सिंगुलर में चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है व्यापक हल, कि जब हमें जो हल प्राप्त हुआ है उस हल में हम किसको देखें, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को, स्वेच्छेय अचरों को। अगर स्वेच्छेय अचर और समीकरण की कोटि दोनों बराबर हैं तो आपके पास हल व्यापक कहलाएगा। इसी व्यापक हल में अगर इनिशियल कंडीशंस लगाकर स्वेच्छेय अचरों के मान देने पर अगर हमें कोई हल प्राप्त होता है तो हम उस हल को कहते हैं विशिष्ट हल। और ऐसे ही अगर स्वेच्छेय अचरों के मान देने पर भी हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता तो हम उसको कहते हैं विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर। अब जो फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करना, तो जो हल आपको मिलेंगे वो आपको सिर्फ जनरल और पर्टिकुलर मिलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन आपके इस चैप्टर के अंदर नहीं है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज अ शॉर्ट नोट आप इसको यहाँ तैयार कर सकते हैं।